हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ जो कि सीडीपी की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम बाल विकास एंड पेडागोजी कहते हैं। ओके, तो आज इसमें हम बात करने वाले हैं 2024 का कौन सा, तो 2024 का जो पेपर हुआ था 7 जुलाई को, कितने 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था, इसमें हम लोग उसी पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि सीडीपी का पार्ट है। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं सारे आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको मैं एक एक करके आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग देखते हैं आगे। चलिए तो वीडियो में बने रहिएगा। आज का अगर हम बात करते हैं तो आज का हमारा ये सेशन नंबर 1 है। ओके, क्लास की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, क्लास नंबर 1 है। और यहाँ से मैं सीडीपी आपको जब तक पेपर नहीं होगा तब तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको सीडीपी या फिर हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, मैं सारे सब्जेक्ट को मैं सोचूंगा कि आपको रिवीजन करा के और आपका जो है कि एग्ज़ाम के करीब पहुँचा दूँ। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, मत तौल मोहब्बत मेरी, मत तौल मोहब्बत मेरी अपनी दिल लगी से, मत तौल मोहब्बत मेरी अपनी दिल लगी से, चाहत देखकर मेरी अक्सर तराजू टूट जाते हैं। ओके, तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि अगर कोई शख्स अगर आपसे बिछड़े तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। अपनी कीमत को इतना वैल्यूएबल, अपनी कीमत को इतना बढ़ाइए। ओके, तो चलिए बने रहिएगा और आइए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सेशन स्टार्ट करूं तो स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 है, पेपर 1 है इसका प्रश्न पत्र। और अगर हम सेट की अगर बात करें तो ये हम लोगों का आई सेट में आपको करा रहा हूँ जो 2024 जुलाई 7 जुलाई 2024 को ये पेपर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने सेशन पे। और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका पार्ट 1 जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये रहा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश की अगर बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। ओके, इसमें कहा गया है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंक में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह प्रदर्शित करता है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है हमें बताना है। जैसे एक तनुज है और उसकी एक बहन है और उसका एक मित्र है। तो तनुज जो है कि अपने मित्र से कह रहा है कि मैं तो भाला फेंकूंगा, जो खेल प्रतियोगिता हो रही है जैवलिन थ्रो करूंगा, लेकिन जो मेरी बहन है वो रस्सी कूदने में हिस्सा लेगी, मतलब भाला नहीं फेंक सकती क्योंकि वो एक लड़की है। तो जेंडर की इसमें क्या बात किया गया है, तो ऑप्शन कह रहा है कि जेंडर संबंधता या फिर जेंडर समानता या फिर जेंडर समता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमें बताना है। जब ये ऐसे बात आता है जेंडर का, ओके, कि जब भी तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़की हो, चाहे तुम यही कर सकते हो क्योंकि तुम लड़के हो, अगर जब भी ऐसा बात बोला जाता है तो वो हमेशा उसमें देखा जाता है कि जेंडर रूढ़िवादिता आता है। ओके, तो
इसलिए वजह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हम लोगों का डी जो होगा 4 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डी क्या होगा, डी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा है, अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि अपसारी चिंतन, और बीच में आपको डैश खाली स्थान मिलेगा, जबकि अपसारी चिंतन, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, कुछ वर्ड आपको समानताएं लग रही होंगी, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। दिया है अपसारी, अभिसारी, ओके, और दोनों में खाली स्थान है। तो क्या क्या यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित है। 2 कह रहा है कि एक सही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। 3 कह रहा है कि गणितीय क्षमताओं को आगे बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। 4th कह रहा है कि मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं अपसारी का, तो इसमें कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर स्थिर है। तो इस लिहाजे से हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये रहा हम लोगों का आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही जानदार है, आप थोड़े से देखते रहिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं है। तो इसमें क्या दिया गया है, नहीं वाला हमें चूज करना है, ये भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें नहीं की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करें तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। बी कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ओके, और ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है हम लोगों का कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। 4 कह रहा है कि निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास से ही समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो हमें बताना है कि क्या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं क्या है, तो अगर समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि ऐसे तकनीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे, ये बिल्कुल सही है हम लोगों का, क्या है, ये हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों को आवश्यकता का समर्थन करता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, तो ये भी सही है। लेकिन एक निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर ये गलत बात बोली गई है। और इस लिहाजे से हमारा राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हम लोगों का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या देखना था, तो हमें नहीं वाला भी ऑप्शन इसी में देखना था। तो नहीं के हिसाब से ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि कथन दिया है और कारण दिया है। अभी कथन कह रहा है कि विद्यार्थी जो पहले से जानता है कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। विद्यार्थी जो पहले से जानता है उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अगर वहीं हम बात करते हैं कारण का, तो रीजन है कि पैटर्न ढूंढना और पहले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी का सार्थक रूप से संबंधित करने में मदद मिलती है। तो हमें बताना है कि सही विकल्प का चयन करें। ओके, अब देखते हैं विकल्प नंबर 1 कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या कर रहा है।
ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। और अगर थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमें बताना है कि क्या सही है। अगर हम बात करते हैं तो कथन और कारण क्या है, दोनों सही हैं और ए जो है कि आर का व्याख्या करता है। ओके, इस लिहाजा से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी जो पहले से जानता है, अगर उसके आधार पे अगर हम उसे कोई चीज़ कनेक्ट करा के पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसको समझने में आसानी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमें त्रिभुज पढ़ाना है, तो हम त्रिभुज की आकृति बना के दिखाएं तो बच्चा हो सकता है कि न पहचान पाए, लेकिन अगर हम समोसा बताएं तो समोसे को हर एक विद्यार्थी खाता है, हर एक आदमी खा रहा है, घर में भी आ रहे हैं, तो बच्चा कभी ना कभी समोसा देखा होगा। अगर हम उसको बता के पढ़ाएं कि जो समोसे का आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है, तो बच्चा जो है आसानी से उसको समझ सकता है। लेकिन त्रिभुज की आकृति दिखाए या फिर हम बोल के मौखिक रूप में बताएं कि त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है, तो बच्चा इसको समझने में क्या होगा, असमर्थ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं समझेगा, क्योंकि आकृति के माध्यम से जब हम शिक्षा देते हैं तो बच्चा अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन आकृति के साथ अगर उसकी कुछ व्यवहार की चीज़ें अगर उसमें ऐड की जाए तो बच्चा और जल्दी उसको सीख सकता है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें भी क्या है, तो अभिकथन है और कारण है। अभिकथन कह रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है। कारण कह रहा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ओके, अब हमें इसमें सही विकल्प चुनना है, हमें सही बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। आर ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है लेकिन ए जो है आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। सी की अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ का तो ए और आर दोनों गलत हैं। ओके, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर हम 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ओके, ए सही है, आर हमारा क्या है, गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगर बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों का उस कंडीशन में सार्वभौमिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक साथ में कई चीज़ें करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। हमें बताना है किससे हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और सफलता के लिए बाहरी आरोपण। बी कह रहा है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। सी कह रहा है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। फोर्थ कह रहा है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो हमें बताना है कि क्या सही है। ओके, तो अगर हम देखते हैं अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार तो इसमें क्या हो जाएगा, असफलता और सफलता, ध्यान से देखिएगा, असफलता और सफलता के बीच जो होता है दोनों ही क्या होता है, हमारे आंतरिक रोपण से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। और जो हमारे आंतरिक मन, जो हमारे अंदर जो भाव है, जब तक वो प्रेरित नहीं होगा हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा। और रुचि आएगा कहाँ से, तो वो हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर रुचि जागृत नहीं होगी तो हम पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते। और जब तक हम पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमें एग्ज़ाम कैसे हम क्वालिफाई कर पाएंगे, या फिर हम कोई नया ज्ञान कैसे हमें मिल पाएगा।
तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, जब भी किसी चीज़ पे डिपेंड होता है तो उसी किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर का जो होता है रुचि जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आंतरिक रोपण के ही जरिए बाहर आती हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करें तो छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि छात्रों को अपने शिक्षक से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं गतिशील शिक्षा की, जो इसका एक क्या है, सिद्धांत हो सकता है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सीखना सामाजिक कार्यों पर आधारित होता है। जितने भी सामाजिक कार्य हम करते हैं उतना ही ज़्यादा हम अनुभव क्या होता है, बिटोरते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। ओके, इस लिहाजा से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में, गतिक विकास में। तो विकास के किस पहलू में चिंतन, तर्क, समस्या का समाधान किया जाता है, हमें बताना है कि वो कौन सा क्या है, विकास का पहलू है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें तो इन्हें किसने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक अगर हम बात करें तो वो माने जाते हैं हमारे कौन, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, कि संज्ञानात्मक विकास जो है कौन है, अभी आप बता दीजिए। अभी मैं कुछ देर के बाद इस पे वापस आके मैं आपको संज्ञानात्मक विकास के बारे में कुछ थोड़ा सा और बता दूंगा, तब तक आप कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन करा लेता हूँ। ओके, आइए आगे अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लेओ वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश है यहाँ पे, कि बच्चे में स्वनियम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि असंतुलन के लिए, बी कह रहा है निजी वाक के लिए, सी कह रहा है अनुकूलन के लिए, और डी कह रहा है कि संगठन के लिए। तो मैं बताना है कि ये किसके लिए है। ओके, अगर हम बात करते हैं लेओ वाइगोस्की का, ओके, जो कि स्वनियम की अगर हम बात करते हैं तो निजी वाक के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। किसके लिए, निजी वाक के लिए क्या है, महत्वपूर्ण ये नियम माना जाता है। इनर स्पीच के लिए, किसके लिए, इनर स्पीच जो होता है उसके लिए ये क्या होता है, नियम जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, आते हैं संज्ञानात्मक विकास पे, तो हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे को क्या माना जाता है, संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता। इन्होंने अपने ही बच्चों पे वो शोध किया था, मतलब अपने ही बच्चों पे इन्होंने देखा था और शोध किया था, और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास इन्होंने बताया। उसमें टोटल 4 चरण होते हैं। अब आप हमें 4 चरण जो होते हैं, 4 स्टेप जो होते हैं, उनके हमें आप नाम जो है कमेंट करके बताइएगा एज के साथ, कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज जो होता है उसमें किस किस एज में वो डेवलपमेंट होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको हिंट दे दिया हूँ कि संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करते हैं तो नाम आता है जीन पियाजे का। ओके, अगर ऑप्शन में जीन पियाजे न हो, अगर मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास से अगर आता है और अगर उसमें अगर आपको कहीं पे भी देखने को न मिले जीन पियाजे, तो अगर वहाँ पे कोहलर वर्ग अगर आता है तो आप उसे भी ऑप्शन ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर बात करें तो इसमें संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे देना है, लेकिन अगर जीन पियाजे न हो ऑप्शन में, तब आपको उस कंडीशन में जाके कोहलर वर्ग को मारना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10।
बड़ा ही प्यारा है, ये भी अभिकथन है और कारण है। अभिकथन देखिएगा कि लॉरेंस कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नव्य है और बदले जा सकते हैं। ये हम लोगों का क्या है, कथन है, अभिकथन है। कारण की अगर बात करते हैं तो ये देखिएगा, लॉरेंस कोहलर वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ओके, तो ये हम लोगों का क्या है, रीजन है। आइए सही विकल्प हमें देखना है, बात करते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहा गया है कि ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर क्या है, गलत है। फोर्थ कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके, इस तरीके से हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा, तो हमारा ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा गया है कि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो किसके द्वारा हमें पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ओके, और क्या बात किया गया है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। ओके, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंतःवैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। ओके, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि तार्किक, गणितीय, नित्य और क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि संगीतमय प्रदर्शन और रचना करने के कौशल। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। अगर हम बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो इसमें हम लोगों का आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें थर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा, संगीतमय। ओके, संगीतमय प्रदर्शन या रचना के कौशल। जिस चीज में रचना शब्द आता है, जिसमें हम रचना करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चा ज़्यादा क्रियाशील होता है। ओके, क्या होता है, अगर बच्चा कोई अपने से अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसमें क्या है, वो ज़्यादा क्रियाशील है। इस लिहाजे से ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम सीडीपी की अगर बात करते हैं, तो सीडीपी की आपको एक मुख्य विशेषता बता देता हूँ कि जिस भी ऑप्शन में आपको ये लगे कि इसमें बच्चा ज़्यादा क्रियाशील है, उस ऑप्शन को आप ट्रिक लगा दीजिएगा, वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, लेकिन जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हुए जाते हैं और ऑप्शन नंबर ए लग रहा है कि इसमें क्रियाशील है, तो ये नहीं कि हम उसी को, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसे भी हमें पढ़ना है। सब में से ज़्यादा क्रियाशील किस में है बच्चा, वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये चीज़ें हमें देखना होता है। चलिए बात करते हैं, तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, नहीं हमें देखना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बी कह रहा है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैयक्तिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। थर्ड कह रहा है कि अधिगम सामाजिक क्रिया और संधारित होती है। फोर्थ कह रहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम की अगर बात करें तो कौन नहीं है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम जो है एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है। ये बिल्कुल गलत है बात। ओके, अधिगम क्या है, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नए नए चीज़ों को ग्रहण करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
वीडियो थोड़ी सी आपको लंबी देखने में लग सकती है, लेकिन 30 क्वेश्चन कराने में तो 30 मिनट लग ही जाएंगे, लेकिन आपको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो वो 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो 30 क्वेश्चन कराने में लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय लग जाता है नियर अबाउट। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्यात्मक स्थिरता, और ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि निष्क्रिय अनुसरण, और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है प्रतिक्रिया सेट। तो हमें बताना है कि कौन सा कारक जो है कि समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अगर ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं तो वो होता है अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बड़े उम्दे उम्दे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 14। और 14 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बोला गया है कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो वो स्तर बताना है कि कौन सा है। तो बात करते हैं कि पहले स्तर पर पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो हमें बताना है कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर पर जब कोई बच्चा होता है आत्मकेंद्रित होते हैं, तो जब भी किसी कार्य को वो करने में अपना ही लाभ देखते हैं, तो वो किस चरण में, किस स्तर पे और कौन सा चरण है, हमें यही बताना है। ओके, तो ये कौन सा है, पहले स्तर का दूसरा चरण आपको देखने में मिल जाएगा। जैसे ही बच्चा अगर हम देखें तो अगर बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, ओके, तो जैसे ही आप अगर उसे कुछ देंगे तो वो पूरा का पूरा क्या करेगा, सोचेगा कि ये पूरा का पूरा हमारा ही है। वो किसी को शेयर नहीं करेगा उसमें से कि किसी को थोड़ा सा दे दे। वो सोचेगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ही है। आप देखेंगे अपने घर में अगल बगल पास पड़ोस में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो भी चीज़ देखेंगे वो मतलब मेरा ही है, उसे किसी के पास शेयर नहीं करना है। तो ये पहले चरण का स्तर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या है, हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि समान क्षमता के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। अब हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो संस्कृति हमारे संस्कृति का नहीं है उसे हम क्या करें, हतोत्साहित कर दें। ओके, तो उसके प्रति भी हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए और उसे भी क्या करना चाहिए, जो संवेदनशीलता है बढ़ा के आगे ले जाना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है यह व्यापक और सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि यह समसामयिकी और विशिष्ट होती है। तो मैं बताना है कि क्या सही है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह समायिकी और विशिष्ट होती है।
समीकी और क्या होती है, विशिष्ट होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि समीपस्थ सिद्धांत कहते हैं शैशव अवस्था में। ओके, समीपस्थ सिद्धांत कहते हैं शैशव अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंग हाथी और पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। बी कह रहा है कि विकास सिर से पांव तक होता है। और डी कह रहा है कि भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि सूक्ष्म गतिज कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो हमें बताना है कि क्या इसमें सही है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग हाथों और पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अभिकथन और कारण है। ओके, अभिकथन की अगर बात करते हैं तो विद्यालय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। रीजन कह रहा है हमारा कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ओके, आगे दिया है कि सही विकल्प इसमें हमें क्या करना है, चूज करना है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर जो है कि दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो है, ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए सही है, आर गलत है। डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या ये सही तरीके से कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। ओके, आइए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन जो है कि नहीं माना जाएगा, ये भी हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर अगर 1 की बात करते हैं तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करें तो छात्रों और शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना अधिक करने में सहायक होता है। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका क्या नहीं है, तो सही कि अगर इसमें नहीं वाला बताना है तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें 3rd हो जाएगा। 3rd करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3rd हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमें नहीं वाला देखना था। क्या देखना था, नहीं वाला पोर्शन देखना था। तो इस लिहाजा से हमारा 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से पठन कौशल की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, हमें बताना है। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, भावनात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, या फिर शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानीय समझ जानकारी में कठिनाई। कौन सी एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, हमें बताना है।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो इसमें आपका हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, कि ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। और ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि वे पाठ जो मान्य रखने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही है। अगर बात करते हैं 21 का, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि बाधिता एक डैश खाली स्थान स्थित है जबकि अक्षमता डैश स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि क्या इसमें हमारा फिल होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जैविक कार्यक्रम जैविक या फिर क्रियात्मक, शारीरिक या फिर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसमें क्या हम फिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं 22 का, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा, जैविक क्रियात्मक। क्या हो जाएगा, जैविक क्रियात्मक हमारा क्या हो जाएगा, कार्यात्मक, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैविक क्रियात्मक, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्यात्मक। ओके, इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे के परस्पर रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो हमें बताना है कि क्या सही है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को कौन प्रभाषित करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 23, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। भावनाएं और संज्ञानात्मक आपस में एक दूसरे से परस्पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा का प्रयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं। और ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जब शिक्षक, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर
25 में अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, और ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो हमें बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन करता है, कहाँ से ये आती है। तो ये आती है ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्या व्यक्तिगत कार्य के आनंद से जो अभिप्रेरणा हमारे अंदर आती है वो उससे हम ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। ओके, रुचि उत्पन्न करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा है और ये हम लोगों का दिया है आगे पीछे जो दिया रहता है इसको सिक्वेशन में करने के लिए। ओके, आलंबन के उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है और कौन नहीं है, हमें अलग अलग करके बताना है, कौन है यही बताना है। ओके, ए की अगर बात करते हैं तो बोलकर सोचना, बी कह रहा है कि संकेत और इशारे, सी कह रहा है प्रश्न, डी कह रहा है आधा हल किया हुआ उदाहरण, और ई कह रहा है रटकर दोहराव। तो इसमें क्या सही है, अगर हम बात करते हैं आंसर का तो इसमें क्या हमारा हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि बोल कर सोचना ये आलंबन के प्रति है तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। ओके, और अगर हम बात करते हैं बी संकेत और इशारे, तो इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों का देखते हैं, और उसके बाद आपका आ जाएगा सी। ओके, प्रश्न करना, आधा हल किया हुआ उदाहरण, तो ये 4 चीज़ें हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन रटकर दोहरावा ये हमारा सही नहीं है। तो इसलिए आ जैसे ए बी सी डी, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये भी हमें याद रखना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है, अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है, समीप दूराभिमुख है। तो हमें बताना है कि क्या है। ओके, तो विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल जो करते हैं विकसित करते हैं। तो हमें बताना है कि क्या है। ओके, अगर हम बात करते हैं इसमें इस द राइट ऑप्शन का, तो इसमें हो जाएगा समीप दूराभिमुख। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी माफ करिएगा, अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 28। ओके, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रीकरण, या फिर परिकल्पित तार्किकता, या फिर वस्तु अस्थायित्व। तो हमें बताना है कि कौन सा वो मूर्त संक्रियात्मक सोच है जो पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। अगर हम बात करते हैं 28 का, तो इसमें विकेंद्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकेंद्रण हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि रस्सी कूटते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरूह कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। ओके, 2 नाम की लड़कियां हैं, एक रस्सी है, ओके, और एक कौन है, और एक अरूह है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
बी कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी कह रहा है कि संवेदीय चालक अवस्था और डी कह रहा है कि पूर्व चलन अवस्था। चलिए इसका राइट ऑप्शन आप बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा। 29 का अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूर्व चलन अवस्था हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन क्या किए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, जिनको भी सीटेट 2024 का 15 दिसंबर को पेपर होने वाला है। ओके, तो उस पेपर में जो लोग भी अगर बैठने के लिए इसमें आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर जो होते हैं तो आप कभी भी देखेंगे, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको उसमें कहा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस पेपर को आप कर लीजिए। ओके, तो ये प्रीवियस पेपर मैं करा रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। ये आपका काम है कि आप अपने ही देख के रहने देते हैं या फिर अन्य लोगों का हेल्प भी करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 30 कह रहा है हम लोगों का कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेकंड कह रहा है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। थर्ड कह रहा है कि व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। और फोर्थ कह रहा है कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षण होती है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं, तो वो कौन सी बात है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस ऑप्शन में विद्यार्थी सक्रिय है, ओके, अपने से खोज कर रहा है, सक्रिय रूप दिखा रहा है, वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप इसी में देख लीजिए, विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और मैं मिलता हूं ऐसे ही अब अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।